हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक्चुअली मेरी ना अभी 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ, बट अभी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे NIOS का 501, ठीक है, इसमें हमने ब्लॉक फर्स्ट ख़त्म कर लिया था जिसमें कि 4 चैप्टर थे और आज से हम ब्लॉक 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक 2 का चैप्टर नंबर 5 यानी कि ब्लॉक 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, और वैसे चैप्टर नंबर 5 व्यू रचनाएं। बच्चों, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपकी प्रीवियस वीडियो में कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं एक बार आप जाके वो पूरी की पूरी वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और ये है आपका इसमें पूरा इंडेक्स कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो। ये है बच्चों प्रस्तावना, अधिगम उद्देश्य। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण। क्या होता है ये देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, शॉर्ट में इसको UEE भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? UEE। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सार्वत्रिकीकरण या सार्वभौमिकरण एक ही है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये छोटी सी यूनिट है और इसमें बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं है, तो ये बहुत जल्दी आई थिंक ख़त्म हो जाएगा आपका, बस ध्यान से कर लेना इसे। है, देखो क्या कह रहा है, ये जो है ना आपका, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें कि टीचर्स यानी कि हम लोगों को, आप लोगों को ये बोला गया है कि मतलब आप अपनी सूझ से आंसर निकालोगे। इन द शॉर्ट कि आपको एक सिचुएशन बताई गई है इसमें कि ऐसा ऐसा है और आपको उसमें कैसा, आप अगर वहाँ पे होते तो आप कैसा व्यवहार करते। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आपका ये, महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए साक्षरशालाएं आरंभ की। साक्षरशालाएं किसने आरंभ करी? महाराष्ट्र सरकार ने करी। ये साक्षरशालाएं सारे वर्ष नहीं चलती, आपूर्ति शैक्षिक वर्ष के उत्तरार्ध में ही चलती है, सारे वर्ष नहीं चलती। सामान्यतः विद्यालय ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों के पश्चात जून के महीने से आरंभ होते हैं। गन्ने की पेराई के मौसम में गन्ना ढोने वाले, इन शॉर्ट ये आप पढ़ लेना। ये क्या कह रहा है बच्चा आपको कि ये जो स्कूल है साक्षरशालाएं महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में चलाई। इसका चलाने का पर्पस ये था कि गन्ने के टाइम पे ना, जब गन्ने की कटाई शटाई के लिए होता था तो उस समय बच्चों को जाना पड़ता था। ठीक है, मम्मी पापा के साथ जहाँ भी गन्ने की खेती होती थी वहाँ पे जाकर उनको काम करना पड़ता था। तो इसमें कुल मिला के अब लगा लो 5 महीने 6 महीने लग जाते थे। तो उस दौरान बच्चों की पढ़ाई मिस हो जाती थी। तो उस पढ़ाई को, मतलब पढ़ाई मिस ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, 2001 में साक्षरशालाएं चलाई गई। मतलब जहाँ जहाँ ये गन्ने की खेती हो रही थी उसके आसपास उन्होंने ऐसे ही स्कूल्स, मतलब ऐसे नॉर्मली जो होता है ना बाहरी बोर्ड लगा के जो पढ़ाने लग जाते हैं, वो शुरू कर दी। और वो 6 महीने के लिए होती थी। ठीक है, कि मतलब अब इससे क्या हुआ कि बच्चे की पढ़ाई छूटे ना, वहाँ पे पढ़ने के बाद दोबारा जब ये स्कूल आए तो उनको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाए। पहले नहीं मिलती थी क्योंकि पढ़ाई ही नहीं हो पाती थी, तो 6 महीने के लिए चलाई जाती थी। ठीक है, और इसमें इन विद्यालयों को द्वितीय, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको पूरे को। इन विद्यालयों को द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय। ठीक है, साक्षरशालाएं द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय महाराष्ट्र सरकार ने चलाई थी, 2001 में चलाई थी। क्यों चलाई थी? जो गन्ने की खेती में जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, उनके लिए चलाई गई थी। देखो एक फोटो, रियल फोटो दिखाई गई है, ये गन्ना फार्मों पर साक्षरशालाएं देख रहे हो। जैसे फार्म है तो ऑब्वियस हर जगह स्कूल तो नहीं खोल सकते, तो इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड खोल के टीचर्स वगैरह को भेजा जाता था और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था इसी तरीके से। ठीक है, उनकी पढ़ाई मिस नहीं होती थी, क्लासरूम आउटसाइड। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है? बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता। समझ में आ गया आपको कि हर जगह पे जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो मिलनी ही चाहिए बच्चों को, समय सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। भारत में विद्यालय शिक्षा के मुख्यतः निम्नलिखित स्तरों में बांटा गया है। भारत में विद्यालय शिक्षा को किस में बांटा गया आपको पता है? प्राथमिक, माध्यमिक। प्राथमिक में आपका पहला पूर्व प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर उच्चतर। ये उस आयु, मतलब कौन से बच्चे किस आयु के होंगे, कौन से क्लास में एडमिशन लेंगे, वो दे रखा है। जैसे 3 से लेकर 6 तक के बच्चे ये पूर्व प्राथमिक में आ गए, फिर प्राथमिक वाले में 6 से लेकर 11 तक के बच्चे हो गए, फिर 11 से 14 तक के, 6ठी से 8वीं, ये आप देख लेना एक बार। ठीक है, पहले भी बहुत से चैप्टर्स में 2-3 चैप्टर हमने इसी में करा है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आपके माइंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया बच्चा? प्राथमिक भी और उच्च प्राथमिक भी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक में आपका क्लास 1 to 8 आ गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। प्रारंभिक शिक्षा हमारे शिक्षा प्रणाली के पिरामिड
का आधार होती है, जिस पर 10वीं पंचवर्षीय योजना ने सर्व शिक्षा अभियान SSA सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हो आगे वाले चैप्टर्स में, इसमें नहीं कहूँगी, आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में है ये, तो अब इसको मैं एलिब्रेट नहीं कर रही, आपको बस इतना बता रही हूँ। ये याद रखना कि ये जो SSA को 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा विशेष बल दिया गया, लेकिन कह रहा है बल तो 10वीं पंचवर्षीय योजना ने दिया, पर बेटा ये आया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये जो SSA आपका ये 2001 में आया था, ठीक है, और ये आया था 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चल रही थी उस समय, ये 1997 टू 2002 तक ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। उसी के अंतर्गत ये 2001 में SSA आ गया था और अगले साल फिर आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई थी। और इसलिए जो SSA का जो मतलब काम किया उसने, तो ये इसने 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया था, क्योंकि 2001 में आई थी तो काम तो करेगी तो आगे करेगी ना, काम करने में वक्त तो लगेगा ना उसे, तो इसीलिए कहा गया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको मतलब इस पर एक महत्वपूर्ण उभार आया, ठीक है। तो याद रखना 10वीं और 9वीं में कंफ्यूज मत होना, आया था ये 9वीं में और 10वीं में इसमें महत्वपूर्ण इसमें बल दिया गया, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से हैं भैया, ये देखो ये रहा, शारीरिक सुगम्यता, पहुंच तथा पंजीयन। अब बच्चा इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें ना जहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर मतलब 1-1 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं उनका रहने के जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका 1 किलोमीटर के अंतर्गत उनका एक स्कूल होना कंपलसरी है, ठीक है, सो दैट कि बच्चे स्कूल में बच्चों का पंजीयन हो सके, ठीक है, स्कूल तक बच्चे पहुँच सके। तो पहला तो ये हो गया आपका, इसके लिए क्या किया था, प्रत्येक किलोमीटर पर उन्होंने एक स्कूल बना दिया गया जहाँ पे बच्चे रहते हैं उनके दायरे में। उपस्थिति का अवधारणा, अब ये उपस्थिति तथा अवधारणा, अब ये क्या कह रहा है कि देखो 14 वर्ष तक के बच्चों को तो एजुकेशन देनी ही देनी है। अब उसके लिए क्या किया, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को नहीं भेजते थे, ठीक है, क्या करेंगे पढ़ के, ऐसा वह मानते थे कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, इससे अच्छा 4 काम कर लेंगे तो कुछ पैसे तो आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने उन्होंने ना ये देखो मुफ्त मध्याह्न भोजन, मुफ्त यात्रा पास, उपस्थिति भत्ता, भोजन, मतलब बहुत सारी सुविधाएं देना शुरू कर दिया। इवन जो बच्चे OBC SC वाले हैं और शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनको गवर्नमेंट वो भी देती है, स्कॉलरशिप भी देती है, पैसे भी देती है। मतलब देखो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है बच्चों की शिक्षा के लिए। अब अगर भाई देखो सिर्फ गवर्नमेंट के करने से तो नहीं होता ना, गवर्नमेंट के अलावा जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, अब वही अगर बेटा रिश्वतखोर हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो देखो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो पैसा अपने पास रख रहे हैं, वो नहीं लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। एक उसमें ना एक मूवी है, एक अगर आपने देखी हो, आई थिंक मैडम गीता रानी करके एक साउथ इंडियन मूवी है बच्चों, वो मूवी मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने नहीं देखी है ना, क्योंकि आप ये कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप टीचर ही हो, तो एक बार वो वीडियो देखो, आप उससे अपने आप को वो मूवी देखो, आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाओगे। वो मूवी बहुत अच्छी है, एज अ टीचर ज़रूर देखनी चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैंने उसको बहुत बार देखी है, देखना आप, और जिसने देखी कमेंट करना कि उन्हें कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता, ऑब्वियस है, इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षा कम से कम ऐसी हो कि अधिगम का न्यूनतम स्तर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, क्या है ये, लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कम से कम शिक्षा ऐसी हो कि ये MLL प्राप्त किया जा सके, शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके। दैट्स इट, इतना ही है, पढ़ लेना बस इसको एक बार, और कुछ नहीं है, ठीक है इसमें। उसके बाद क्या है, विभिन्न राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के परियोजना विधियाँ। अब विभिन्न राज्यों के बारे में पढ़ोगे आप। भारत सरकार ने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के सार्वत्रीकरण का आश्वासन दिया। यह आश्वासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया। ये जो प्रावधान आया था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दिया जाएगा। इसको कब आया था ये, तो आपका जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी ना आपका 1986 में, पहली कब आई थी 1968 में, दूसरी 1986 में, और उसके बाद इसमें संशोधन कर दिया गया था 1992 में। इसको लोग कई बार तीसरा बोल देते हैं, पर ये तीसरा नहीं है, इसी को संशोधित कर दिया गया था। अब आप विभिन्न राज्यों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले बच्चा यूपी, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1993 में विश्व बैंक की सहायता से बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ की। इस परियोजना का दायित्व सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद नामक संस्था को सौंप दिया गया। इतना ही है पढ़ना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। एक ये परियोजना के उद्देश्य, तो इसमें से जो उद्देश्य है ये दोनों एक बार देख लो, बाकी इनको पढ़ लो एक बार। ऐसा कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है ना। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना चाहिए, नवयुवकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रावधान, ऐसी ही चीज़ है। मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक बार इनको पढ़ लेना बस। और इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इन्हें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद बच्चा ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ इस योजना के तहत क्या क्या हुआ। अच्छा और सुनो, मैंने ना ये इसका लिंक, इस पूरे 501 का जो दूसरा ब्लॉक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ हाईलाइट करना आप यहाँ से समझ लो और उसके बाद आप अपने PDF के फॉर्म में उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इसका लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। उसके बाद बच्चों इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो इसके अंतर्गत परिषद के कार्यकलाप उत्तरांचल समेत उत्तर प्रदेश के 63 जिले में से 10 लक्षित जिलों पर सेकेंडरी थी। इसमें भी कुछ नहीं है, बस एक बार इसको पढ़ लेना, समझाने लायक नहीं है इसमें कुछ, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो उसको रहने देना। अब बच्चा यूपी कर लिया आपने, यूपी का बेसिक शिक्षा वाला, और अब करोगे आप बिहार की शिक्षा परियोजना। अब बिहार की शिक्षा के बारे में देखो, इसका उद्देश्य राज्य में गुणवत्ता शिक्षा पर बल देते हुए प्रारंभिक, ये जो जितने भी पढ़ रहे हो ना वो सब प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही है, इतना तो गांठ बांध लो। ठीक है, कि प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही है। बिहार शिक्षा परियोजना का उत्तरदायित्व भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को सौंपा गया। क्या कह रहा है बच्चा, देखो जब ये यूपी वाला आया था ना, यूपी का बेसिक शिक्षा परियोजना आया था, जब वो सफल रहा तो उसके बाद बिहार में ने भी ये शुरू किया, और इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने किसको सौंप दी गई, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सौंप दी। और इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, वही है कि इसका विशेष बल समाज के सुविधा वंचित वर्गों को दिया गया, महिलाओं को, सूचित अनुसूचित जनजातियों को, और सब शिक्षा परियोजना वित्तीय प्रबंधन राज्य से बाहर से था। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, पहली ऐसी व्यापक सर्व शिक्षा परियोजना थी जिसका वित्तीय प्रबंधन राज्य से बाहर था, पहली ऐसी थी। ठीक है, इसने पहले 3 जनपद रांची, रोहतास तथा पश्चिमी चंपारण में आरंभ किया, और बाद में 1992-93 में इसका विस्तार 4 और जनपद में कर दिया गया। बस इसमें कुछ नहीं है, वही सेम टू सेम उद्देश्य है बच्चों, सभी के उद्देश्य इसमें सेम है, कार्यनीति भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें से नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये इसको रहने देना। एक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बाकी सब अपने आप समझ जाओगे। जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने को हाईलाइट कर रखा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, समझ नहीं आए तो कमेंट में पूछो, पर करो बहुत अच्छी तरीके से। अब यह इसने क्या क्या काम किए, ठीक है, तो जिला या राज्य स्तर पर प्रबंधन सूचनाएं संरचनाएं, महिला सशक्तिकरण, विस्तारित समुदाय संगठन, बेसिक शिक्षा में अधिक राष्ट्रीय, मतलब ये सारे काम इन्होंने किए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये जो बिहार की शिक्षा परियोजना है ये 12 जिलों तक में चलाई गई, याद रखना। लोक जुम्बिश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितनी बार तो इसमें से क्वेश्चंस बच्चों पूछे जा चुके हैं। अभी क्या कह रहा है देखो, लोक जुम्बिश जिसे सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहते हैं, लोक जुम्बिश को सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी SIDA के सहयोग से 1992 में चलाई। कितना याद करना है, बस इतना याद रखना है आपको कि कब आया ये लोक जुम्बिश, 1992 में। कौन सा स्टेट, राजस्थान लाया, और ये किसके सहयोग से चलाया गया, SIDA। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इसका फुल फॉर्म DSSB के एग्जाम में पूछा गया है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये DSSB के एग्जाम में आया बच्चा, इसका फुल फॉर्म। और लोक जुम्बिश वाला क्वेश्चन भी आया है, डायरेक्ट फॉर्म मुझे भी याद नहीं कि किस तरीके से आया है, पर इसके उसमें एक क्वेश्चन आया है, और इसको लोक सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब था, इसको भी लाने का यही मतलब था कि जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण का लक्ष्य पूरा किया जाए, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रवेशोत्सव, अब ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि जब विद्यालय में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब विद्यालय में जब बच्चे अपना नाम लिखवाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ऐसी घटनाएं जिसके माध्यम से बच्चों में विद्यालय तथा समुदाय में सकारात्मक सृजनात्मक वातावरण का निर्माण किया जाएगा। जब बच्चे प्रवेश लेंगे, अपना नाम लिखवाएंगे, तो उस समय में एक उत्सव मनाया जाएगा, छोटा सा, आपके लैंग्वेज में बोलूँ तो छोटी सी पार्टी कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, तो ये याद रखना बच्चों। इसमें क्या क्या काम किया इसने, जो बिहार का शिक्षा परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनजातीय बच्चों के लिए हॉस्टल, जनजातीय बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा करवाई है। ठीक है, महिला शिक्षण विहार, अब ये क्या कह रहा है कि 15 साल से आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर लड़कियों के लिए आवासीय पाठ्यक्रम चला जाए, मतलब जो 15 साल की लड़की हो चुकी है उससे ऊपर की, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, तो वहीं बाहर स्कूल से बाहर ही उनके लिए पाठ्यक्रम सुनिश्चित कराया जाए जिससे कि लड़कियां शिक्षित हो सके। बालिका शिक्षण विहार, अब देखो महिलाओं में 15 साल था और बालिका में आपका 9 साल, 9 साल से जो ऊपर की बच्चियां हैं उनके लिए 6 से 8 महीने के लिए आवासीय कैंप लगाया जाए ताकि वे भी औपचारिक शिक्षा ले सके। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, 15 साल और ये 9 साल। अब ये क्या है, मुक्तांगन, यह कार्यक्रम उन जनजातीय बच्चों के लिए था जिन्होंने किशनगंज ब्लॉक के खंडेला क्लस्टर में रहते थे।
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मदर्स से ऑब्वियस है ना कि इसमें ऑब्वियस से मॉमडन्स बच्चे होंगे, क्योंकि उनके बच्चों के लिए, उनके मॉमडन्स बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए इसको चलाया गया था। कहाँ, तो देख लो। अब ये क्या है, सह शिक्षा केंद्रों का संस्थानीकरण। अब ये क्या बोल रहा है बच्चा कि कार्यरत बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है। ये क्या है, ये सहज शिक्षा केंद्रों का स्थानीकरण, संस्थानीकरण। तो ये गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑब्वियस है बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आंगनवाड़ी केंद्र, ये आंगनवाड़ी केंद्र जो आपका प्राइमरी से पहले वाले बच्चे आ जाते हैं उनके लिए चलाया गया था, ठीक है। और इसमें उत्तर प्रदेश द्वारा समर्थित NGO विहान ने 245 आंगनवाड़ी केंद्रों का उत्तरदायित्व लिया था। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने लगा दिया, पढ़ लेना तुम। वैसे तो ये नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है बच्चों शिक्षा कर्मी परियोजना। अब ये क्या है, देखिए, शिक्षा कर्मी परियोजना एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे राजस्थान सरकार ने 1987 में स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सहायता से शिक्षा कर्मी बोर्ड के माध्यम से चलाया गया था। अब ये भी राजस्थान ने चलाया था, 1987 में चलाया था, और इसमें भी SIDA की हेल्प से चलाया था। बताया था ना, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सहायता से इसको चलाया गया था। शिक्षा कर्मी परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया। इसने एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को एक एकल, मतलब इन शॉर्ट कि इन्होंने एक अध्यापक को दो वो दिए स्थानीय निवासी, यानी कि आप इसको बोल दो शिक्षा कर्मी, कि जब अध्यापक नहीं होते थे उस दौरान पे, जैसे छुट्टी पे चले गए या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कोई भी वजह हो जिसमें कि जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं वो नहीं आ पा रहे, तो उस दौरान जो शिक्षा कर्मी होंगे वो वहाँ पे जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। ये किन्होंने चलाया था, तो राजस्थान सरकार ने चलाया था, और किसकी हेल्प से, SID की हेल्प से 1987 में चलाया था। बस इतना याद रखना। इसके अलावा इसमें, हाँ, और तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है बच्चों। इसके अलावा ये देखो, अब इसने क्या क्या काम किए, ये जो आपका शिक्षा कर्मी परियोजना है, इसने क्या क्या काम किए, तो इसने ये काम किए, ये इंपॉर्टेंट। डे केंद्र क्या है, जब विद्वान प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाया जाता है, मतलब जब भी कोई विद्यालय शिक्षा कर्मियों के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि टीचर्स नहीं है उसमें वेल एजुकेटेड, तो उसको डे केंद्र कहा जाता है, स्कूल नहीं। परिहार पाठशाला, जो बच्चे सुबह नहीं पढ़ने आ पाते हैं तो वो रात में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसको परिहार पाठशाला कहते हैं। महिला प्रकाशन केंद्र, अब इसमें क्या है, देखो, महिला शिक्षा कर्मी की भर्ती और महिला शिक्षा कर्मी प्रशिक्षण के लिए इसको बनाया गया था, महिला शिक्षा कर्मी, ठीक है, कि फीमेल टीचर्स की जो होंगी वो होंगी, जब मतलब टीचर अगर नहीं पढ़ा पा रही हैं या नहीं आ पा रही हैं तो उनकी जगह पे फीमेल टीचर्स होंगी, तो उनके प्रशिक्षण यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इसमें लाया जाएगा। संगठित उपागम, अब ये क्या है, देखो, एक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि 14 वर्ष की आयु तक जनजातीय व रेगिस्तान ब्लॉक में 60% बच्चे शारीरिक निरोगिता से पीड़ित हैं। इनका ध्यान रखने के लिए शिक्षा कर्मी परियोजना ने इन बच्चों को डाला। ये एक्चुअली छोटी सी यूनिट है, बहुत ही कम है, इसमें एक बार एक चीज़ समझ जाओगे तो बाकी चीज़ एक ही से रिलेटेड होगी, दैट्स इट। अब ये क्या, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित महाराष्ट्र में चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाएं। बच्चा ये क्या है, अब आगे ना बहुत सारे आप पढ़ोगे, महाराष्ट्र में चलाई गई जो परियोजना, अब बहुत सारी चलाई गई है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है। महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए निम्नलिखित परियोजना चलाई जा रही है। कौन कौन सी परियोजना है, ईजी सा, वही जो नॉर्मल होता है। 10वीं कक्षा तक वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, मुफ्त वर्दी तथा पुस्तकें, वही सेम टू सेम है। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, सेम टू सेम है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें खास। इसको एक बार आप रीड कर लो। आश्रम विद्यालय बुक बैंक स्कीम क्या है, उपस्थिति का बता, अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, समझ जाओगे कि ये क्या है। देखिए, कंफ्यूज मत हुआ करो बच्चों, बस जितना कह रही हूँ उतना कर लो, पढ़ लो, बाकी चीज़ों के लिए मैं बैठी हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे हम आ गए थे लड़कियों के लिए परियोजना। अब ये हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हो। अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे हो बच्चों, महाराष्ट्र, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, आप ज़्यादातर आप उसी के बारे में पढ़ोगे। लड़कियों के लिए परियोजना क्या क्या है, उपस्थिति के लिए भत्ता, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि अब कि 1 से लेकर 5 तक ड्रॉप आउट की, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं, पढ़ लो तुम समझ जाओगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में, जहाँ समझाना होगा मैं समझा दूंगी। अहिल्याबाई होलकर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम, अब ये क्या कह रहा है, अब अहिल्याबाई होलकर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम, अब ये क्या 1987 में आया था, महाराष्ट्र सरकार ही लेकर आई थी, ठीक है। इसके लिए इसमें क्या था, ये भी बहुत ईजी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, तुम पढ़ लो, तुम समझ जाओगे। मातृ प्रबोधन परियोजना, ये भी ईजी है, इसको भी पढ़ लो एक बार, समझ जाओगे, समझाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में, पढ़ लो।
आर्मी स्कूल, ये क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में भोर स्थान पर आर्मी विद्यालय आरंभ किया, जहां पर लड़कियों को कुछ छात्रवृत्ति भी मिलती थी। बस इतना ही है। अब ये क्या है, समूह निवास विद्यालय, इसको पढ़ लो समझ जाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, समझ लो एक बार, इसमें कुछ ऐसे रट्टाफिकेशन वाली नहीं है। क्या है, बस इतना पता होना चाहिए और कौन से गवर्नमेंट ने इसको लागू किया, मतलब कौन सा सिटी गवर्नमेंट ने, और कुछ नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं बन के आते, बट फिर भी छोड़ना क्यों है, कर लो ना। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तो मैं आपसे कह रही हूँ कि छोड़ दो, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो कर लो, और जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए बच्चों, हाँ अब देखो, हमारा सरकार ने पहला अपनी लड़कियों के लिए पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं जो आर्थिक रूप से जाती, जो पिछड़ी जाती थी उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने छात्रवृत्ति यानी कि हो गया आपका स्कॉलरशिप। अब उसमें क्या किया, तो देखो 1978 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक छात्र की 70 रुपीज़ या 17 रुपये प्रति माह, 70 रुपये प्रति माह तथा छात्र यानी कि लड़का, छात्र यानी कि लड़की 80 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अब ये बोलोगे मैम इतना तो पता है, मत बताया करो, पर ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 70 रुपये 70 लड़कों को और 80 दिया जाएगा लड़कियों को, ठीक है। अब क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने यह योजना 1956 में आरंभ करी थी, और इस स्कॉलरशिप थी, यदि वह 75% उपस्थिति दिखाते हैं और उनके माता पिता की आय निर्धारित सीमा से कम है तो उनको भी धनराशि यानी कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा। पोषक आहार योजना 1995 में चला गया था, ठीक है, समझ जाओ, ऑलमोस्ट ये वही हो गया आपका, क्या कहते हैं, मिड डे मील टाइप। सावित्रीबाई फुले अभिभावक स्कीम, अब ये क्या, ये एक बार पढ़ लो। 1993 में यह योजना चलाई गई, इसके अंतर्गत विद्यालय का प्रधानाचार्य, कोई अधिकारी अथवा समाज का कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी ऐसी कन्या को अपना सकता है जो गरीबी के कारण विद्यालय में आने में असक्षम थी, और उसे प्रति मास वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, परंतु वैसा स्कूल के थ्रू ही कर सकता है। क्या कह रहा है, सावित्रीबाई फुले अभिभावक स्कीम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको अपनाया था 1993 में। ये स्कीम ये कहता है कि कोई भी जिसके पास भी पैसा है, मतलब जो अफोर्ड कर सकता है, वो किसी भी लड़की की एजुकेशन को अफोर्ड करेगा, हर महीने उसको पैसा देगा, और वो जो एजुकेशन अफोर्ड करेगा ना, वो डायरेक्ट नहीं होगा जैसे कि घर से कर रहे हो, माँ बाप से कर, नहीं, वो स्कूल के थ्रू ही होगा, स्कूल के थ्रू ही मिलाया जाएगा, और स्कूल के थ्रू ही ये उसमें अपना पैसा डोनेट कर सकता है हर महीने कि हाँ इस बच्चे का एजुकेशन मैं करवाऊंगा, मेरे पास इनफ है पैसे, तो स्कूल में आके ये बात कराई जाएगी, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया था। देखो कितना अच्छा है यार, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट में। अब वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो उसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है, ये बताओ। बुक बैंक स्कीम, अब ये क्या है बच्चों, इसमें ना बच्चों को फ्री में पुस्तकें दी जाती थी, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में फ्री में पुस्तक दी जाती थी, और जब आपका ईयर खत्म हो जाता था तो पुस्तक वापस ले ली जाती थी, और नेक्स्ट ईयर फिर अगली क्लास की पुस्तक दी जाती थी, ये वो है, ठीक है। उसके बाद है कि सुदूर यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए परियोजना, 1970 में इसको लागू कराया गया था, ठीक है। अब जो दूर रहते थे उन बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने, जो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उन्होंने कुछ कुछ किया है। अब क्या क्या किया है, कुछ कुछ भी, ये देखो, पोषक आहार योजना, 6 वर्ष तक के बच्चों को संतुलित आहार देना था, जो आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ी के माध्यम से दिया जाता था। आश्रमशालाएं, ये क्या थी बच्चों, अति गरीब बच्चों को उन आश्रम में आश्रय दिया जाता था जहाँ उन्हें निःशुल्क लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, ठीक है। बस विद्या निकेतन, जनजातीय प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक नई योजना थी, 1981 में आया था विद्या निकेतन, इसका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। बाल शिक्षा परियोजना, महाराष्ट्र सरकार ने 1982 में यूनिसेफ की सहायता से आरंभ करी। अब तुम ये बताओ, मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था यूनिसेफ का फुल फॉर्म, अब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। चीटिंग मत करना कि देख के बता रहे हो, देखो तुम्हें याद है कि नहीं, याद है तो कमेंट में लिखो, ठीक है। इसमें बच्चों को सुंदर रोचक तस्वीर वाली पुस्तकें निःशुल्क में दी जाती थी, ठीक है, सो दैट कि बच्चों का इंटरेस्ट बने पढ़ाई में। अब है बच्चों विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए परियोजना, यानी कि स्कूल से हटकर। सबसे पहला है बच्चा सेतु विद्यालय। अब ये क्या है, ये देखो, उन विद्यार्थियों के लिए था जो पंजीकृत करना था और जो बीच में विद्यालय छोड़कर गए और जो कुछ भी सीखा था उसे लगभग भूल गए, मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। ऐसे बच्चों को लगभग 45 दिन के लिए, अच्छा देखो, जिन बच्चों ने बीच में विद्यालय छोड़ दिया है, ठीक है, और उसके बाद उनको, जैसे आप फर्स्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट क्लास में है बच्चे, उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अब उसकी एज हो गई 3rd में, तो अब इसको फर्स्ट क्या सेकंड में एडमिशन तो नहीं मिलेगा, अब एज उसकी 3rd की हो गई तो उसको 3rd में एडमिशन लेगा, उसको सेकंड करने की जरूरत नहीं है, पर इसके बीच में उसको 45 दिन का, अरे यार तुम्हें पढ़ाते समय मेरा पेन ही खत्म हो जाता है। तो उनको 45 डेज़ के लिए ना, जो बच्चे दोबारा से एडमिशन करवाना चाह रहे हैं अपने स्कूल में, दोबारा आना चाहते हैं, तो 45 डेज़ के लिए उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं, सो दैट कि सेतु विद्यालय उसी को बोला गया। सेतु कि मतलब उसको यहाँ से फर्स्ट, ये जो सेकंड वाला उन्होंने छोड़ दिया है ना, उसको ये कवर करा के वो यहाँ तक ला पाए, इसको बोला गया है सेतु विद्यालय, ठीक है। 45 दिन की क्लासेस होती है इसमें, बस यही है। यूपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया, सॉरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ठीक है, भूलना नहीं। उसके बाद है इंडस बाल आश्रम परियोजना।
ये भी पढ़ लो बच्चों, ये भी ईजी है, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। शक्करशालाएँ, वही जो मैंने आपको बताया था, वही गन्ना काटने वालों की बस्ती के समीप खोले जाते थे, वही गन्ना काटने वाला मैंने बताया था ना, क्वालिटी वही था। माता पिता गन्ना काटने के मौसम में गन्ना मिलों के पास आकर डेरा डाल लेते थे और वे कई महीने वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहते थे, और उस समय पे उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये शक्करशालाएँ उनके लिए चलाई थी। ठीक है, भूलना नहीं इस चीज़ को। और ये केवल 6 महीनों के लिए होता था, और जब ये वापस लौट के आते थे ना, तो उस समय ये शक्करशालाएँ बंद कर दी जाती थी। जब तक बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं बस तब तक के लिए होती थी। अब ये क्या है, वास्तिशाला। वास्तिशाला क्या है, इसको तुम एक बार पढ़ लो, बहुत ईजी लैंग्वेज में, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर जो हाईलाइट किया उसको छोड़ना नहीं कि तुम छोड़ दो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पता होना चाहिए कि तुम्हें ये सारे स्कीम्स क्या हैं, क्यों निकाले थे, किस गवर्नमेंट ने निकाले थे, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस। फिर है बच्चों आपका ये विशेष लक्ष्य समूह के लिए परियोजना, विकलांग, देवदासी बच्चियां इत्यादि। बच्चों विकलांग आपको पता है, लेकिन क्या पता है आपको देवदासी बच्ची किसे कहा जाता है? समझा करो, सिर्फ ये सोच के मत क्या करो कि हाँ एग्जाम में आ रहा है बस कर ले खत्म कहानी। डेप्थ में चीज़ों को ना नॉलेज रखा करो, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। देवदासी बच्चा उन्हें कहा जाता है जो बच्चियाँ पहले हुआ करता था कि बच्चों को ना, जो युवा लड़कियां होती थी, यानी कि जो जवान होती थी, जो यंग होती थी, उन लड़कियों को मंदिरों में शादी करा दिया जाता था, फिर उन्हें मंदिरों में ही रहने के लिए बाधित किया जाता था। कुछ तो पहले अपनी मर्जी से रहती थी और कुछ को ज़बरदस्ती रखा जाता था। और जैसे मंदिर में अनुष्ठान वगैरह होते थे, पूजा पाठ होती था, या उसमें उनको नृत्य करना पड़ता था, उनको गाना गाना पड़ता था, मतलब इस तरह की चीज़ें वो अपने मन से किया करती थी, और कुछ को इसमें फोर्सफुली लाया गया था। बाद में बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस कर दिए गए, मतलब लोगों ने इसको बहुत गलत कर दिया। आप इसको बोल सकते हो देवदासी बच्चों का मतलब ये हो गया कि प्रोस्टिट्यूशन में चेंज हो गया, तो इसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया गया और इस पर बैन लगा दिया गया कि अब ये एक कानूनी अपराध, अगर ऐसा करता पाया गया तो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो उनको देवदासी बच्चा कहा जाता है, देव की दासी। इसका मतलब बहुत बड़ा था, लेकिन लोगों ने इसको भी गंदा करके छोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे हो? क्या बोल सकते हो आप, आजकल कुछ भी छूटा है क्या? नहीं छूटा है। अब लोगों का जब तक नज़रें नहीं खुलेंगी, जब तक लोग ही नहीं सुधरेंगे, तब तक क्या होगा ये बताओ। तो बच्चों ये उनके लिए था, देवदासियों के बच्चों के लिए परियोजना। ठीक है, अब उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, उपस्थिति भत्ता, बुक बैंक योजना, ये सारी जो आपने पढ़ा अभी वो सब इसके अंदर आ जाती है, इसमें इंक्लूड करी जाती है। तो एक बार इसको रीड कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अपंग बच्चों के लिए शिक्षा वही है, इसको भी एक बार रीड कर लो, और कुछ नहीं है। निर्योग बच्चों की शिक्षा, अब बच्चों की ये 1985 में मुंबई में मूक और बाधिक विद्यालय की स्थापना की। जब ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें सामान्य विद्यालय में भर्ती कर, इस उपागम को समेकित शिक्षा उपागम कहा जाता है। मतलब वही कि पहले बच्चों को, जो बच्चे विशेष होते हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पहले पढ़ाया जाता है। जब लगता है कि हाँ ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह ही हो गए, तो उनको फिर नॉर्मल स्कूल में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसी को समेकित शिक्षा उपागम, आगे इसके इतना जिक्र आने वाला है ना इस वर्ड का, समेकित शिक्षा, ध्यान से समझ लो। ठीक है, एक एक वर्ड को ना मैं तुम्हें ना चाहती हूँ कि तुम बहुत ही डेप्थ में उसको समझो, सो दैट तुमको प्रॉब्लम ना हो आगे। ठीक है, आगे पढ़ने तुम्हारा बेस स्ट्रांग रहेगा ना, जैसे मैं तुम्हें ग्राउंड फ्लोर स्ट्रांग है तो ऊपर की बिल्डिंग, ऊपर के जो फ्लोर्स हैं अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगे। DPEP, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना, फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म जरूर याद रखना, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, लिख लो कहीं। ठीक है, DPEP। अब ये क्या है बच्चा, ये विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है, जिसे 1995 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का जितने भी परियोजना पढ़ रहे हो सबका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना। ठीक है, और कब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों? 1995 में। इस परियोजना केंद्र सरकार की योजना, अच्छा हाँ, ये जो परियोजना है किसका है? ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जिसे विश्व बैंक की सहायता से 5 राज्यों में चलाया गया। बाद में इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी कर दिया गया। इसके अंतर्गत परियोजना आरंभ करने के लिए प्रत्येक राज्य के 5 जिले को चुनने होते। प्रत्येक राज्य अपने अपने में से 5 जिलों को चुनता है जिसको इसकी नीड हो। वे जिले ऐसे होने चाहिए जो सर्वाधिक पिछड़े हो, और जहाँ स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय अनुपात से नीचे हो, और जहाँ TLC, टोटल लिटरेसी कैंपेन, अब इसके बारे में मैं आपको ना आगे डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स या 502 ब्लॉक में होगा ये। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट में बताना मुझे कि किस किस को पता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना याद रखो, TLC। ठीक है, सफल रहा हो और जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ी हो। TLC क्या है? अगर बच्चों आपको नहीं पता है तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। जिन्हें पता है वो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है,
अब ये क्या है, डीपीईपी के मुख्य घटक क्या है बच्चा, इसके 4 मुख्य घटक है। कौन कौन से हैं? सिविल कार्य, रीड कर लो, कुछ नहीं है ऐसा बताने लायक। कार्यक्रम प्रबंधन, विद्यालय मानचित्रण तथा सूक्ष्म स्तर योजना बनाना, बस ये इतने हैं। इसको एक बार जस्ट रीड कर लो, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, बहुत ईजी है। और ये है आपका, इसमें भी कुछ नहीं है, ये बस नॉर्मल है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतने, उसमें इसके क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं बनते हैं, ठीक है। जिससे बनते हैं वो मैंने आपको करा दिया। ये वही है, एक बार हाँ, एक बार मैं आपको बोलूँगी बच्चा इसको रीड ज़रूर कर लेना, मैं इसे हाईलाइट नहीं कर पाई, ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ, इसको एक बार रीड कर लेना इन सबको। वैसे तो इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर, पर फिर भी छोड़ना क्यों है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, बस इसको रीड कर लो, दैट्स इट, इसको छोड़ दो, इसमें से क्वेश्चंस नहीं बने, ये कर लेना एक बार, बस रीड कर लेना है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहीं आएगी तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगी, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एक लाइन ये वाला पढ़ लो, 1990 के दशक में के मध्य उन जिलों में जहां महिला साक्षरता दर बहुत नीचे थी, डीपीईपी परियोजना आरंभ की गई। 1990 के दशक में कहा, जहां महिला साक्षरता दर बहुत कम थी, वहां पे डीपीईपी की परियोजना आरंभ की गई। डीपीईपी का फुल फॉर्म बताओ, बैठे बैठे अपने माइंड में रिकॉल करो, ठीक है, और कमेंट में लिखो। ऐसी चीज़ें तुरंत के तुरंत ना याद हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चा। ये फुल फॉर्म है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है, फुल फॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सारांश हो गया। अब बच्चा आप नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इकाई 6 यानी कि चैप्टर 6 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण संबंधी कार्यनीति। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय।